हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट 2, जिसके अंदर हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो सॉइल क्या है? एक पतली थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की। जैसे अनाज के दाने होते हैं वैसे छोटे छोटे से दानेदार सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ के सरफेस को कवर किए होते हैं, उनकी पतली सी लेयर बिछी हुई होती है, उसी को हम सॉइल कहते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब जमीन पर ही सॉइल होती है तो क्लोजली लिंक तो होगी ही, और दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार का लैंडफॉर्म होता है उस प्रकार की वहाँ की मिट्टी होती है। यानी माउंटेन्स होंगे तो वहाँ अलग मिट्टी होगी, प्लेट्यूज होंगे तो अलग मिट्टी होगी, प्लेन इलाका होगा तो वहाँ अलग तरह की मिट्टी होगी। तो कहीं की भी मिट्टी कैसे डिटरमाइन की जाती है? वहाँ के लैंडफॉर्म के हिसाब से। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, minerals and weathered rocks found on the earth. तो ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल या फिर उनका वेस्ट मटेरियल। मिनरल्स सब जानते ही हैं। वेदर्ड रॉक्स मतलब जो रॉक्स में दरार आ जाती हैं, टूट जाते हैं, तो उनसे ये सॉइल बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और रॉक से सॉइल बनने की प्रोसेस है वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और अगर सही प्रकार सही मात्रा में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिलें तो सॉइल फर्टाइल रहती है। तो चलो पहले अभी लैंडस्लाइड्स के बारे में भी देख लेते हैं, बुक में दिया है। तो लैंडस्लाइड्स एक्चुअल में होती क्या है? हिली एरियाज में लैंडस्लाइड देखने को मिलता है कि पहाड़ों का एक हिस्सा जो होता है, चट्टान, ये टूट के इसमें मूवमेंट आ जाता है और टूट के निकलने लगता है, जिससे कई बार रोडों पे चल रहे हुए लोगों को दिक्कत भी आ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। और ये कब कब होते हैं? जब कहीं अगर मान लो अर्थक्वेक आएगा तो नीचे से प्लेट्स हिलती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है, तो उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स भी आ जाती हैं। ठीक है, फ्लड आएंगी तब भी लैंडस्लाइड्स आती हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम तक अगर बारिश होती रहे, बहुत ज़्यादा बारिश होती रहे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लैंडस्लाइड आ जाती है, जिसकी वजह से जो रिवर है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और फिर फ्लड भी आ जाती है कई बार। In hilly areas or hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये माउंटेन वाले इलाकों में ज़्यादा आता है, हिली एरियाज में ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही टेंशन का माहौल रहता है कई बार इस लैंडस्लाइड को देखते हुए। नेचुरल डिजास्टर ऐसा है ये लैंडस्लाइड जो आता रहता है हिली एरियाज में। एक केस स्टडी देखते हैं। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक खतरनाक सा लैंडस्लाइड आया था, मैसिव आया था, बहुत बड़ा आया था, जिसने काफी तबाही करी पंगी विलेज में, रेकोंग पियो में। कहाँ पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की। जिसने क्या डैमेज किया? 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, नेशनल हाईवे 22, इसको डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। और इसको और ज़्यादा ट्रिगर्ड मतलब और ज़्यादा इसको बढ़ा किसने दिया इस लैंडस्लाइड को? जो ब्लास्टिंग हुई थी पंगी विलेज में उसने।
Due to blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. अब देखो क्योंकि ब्लास्टिंग की जा रही थी तो उसकी वजह से जो ढलान थी वो कमज़ोर तो थी और ब्लास्टिंग करने से वो कमज़ोर ढलान एक तरफ से कोलैप्स्ड हो गई, टूट गई, जिसकी वजह से वो पूरी टूट के रोड पे आ गई और रोड भी फिर जो नेशनल हाईवे 22 है ये भी डैमेज हो गया और आसपास के विलेजेस में भी तबाही मच गई। द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इस खबर को मिलने के बाद जो पंगी विलेज है वहाँ उसको खाली करवाया गया, लोगों को सही सुरक्षित जगह पे भिजवाया गया ताकि किसी की जान को कोई खतरा ना पहुंचे। Now see mitigation mechanism. What is mitigation mechanism? Advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. तो देखिए टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छा करा है, ये तो हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमें ये पता पड़ा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड आती है और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, मतलब मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। Hazard mapping to locate areas prone to landslides, hence such areas can be avoided for building settlements. हजार्ड मैपिंग की मतलब इस तरह से मैपिंग करी कि ये पता लगाया जा सके कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं और हमें जब पता चल जाएगा कि इन एरियाज में लैंडस्लाइड्स होती हैं तो वहाँ हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, सेटलमेंट्स नहीं बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग। देखो ये क्या होता है, अगर आपको ये रिटेंशन वॉल इधर दिख रही हो साइड में, मैं आपको समझा देती हूँ, बुक में थोड़ा क्लियर दिख नहीं रही है। ये ऊपर में यहाँ पर ये पहाड़ है, ये आपको जो ये वाला एरिया दिख रहा है ये पहाड़ है और ये आपको जो वाइट वाइट दिख रही है ये दीवार बना दी गई है। ये जो वाइट आपको ये दिख रहा है ना रोड के साइड से, ये एक दीवार बना दी गई है ताकि पहाड़ से, क्योंकि पहाड़ तो ऐसे होते हैं ना इस तरह की ढलान पे, और यहाँ बना दिए रोड के पास एक रिटेंशन वॉल दीवार, ताकि अगर ये पहाड़ यहाँ पर लैंडस्लाइड आए तो ये पहाड़ के टुकड़े गिर के रोड पे ना आ जाएं, तो एक रिटेंशन वॉल बना दी गई है। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और वेजिटेशन को बढ़ा दिया गया है ताकि लैंडस्लाइड कम आए। ठीक है, वेजिटेशन होगी उस सॉइल को थोड़ा पकड़ के रखेंगी जड़ें प्लांट्स की, तो कम खतरा रहेगा। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। कई बार पानी की वजह से भी लैंडस्लाइड आ जाती है, तो ड्रेनेज कंट्रोल पर वर्क करना। तो ये सारे मिटिगेशन मैकेनिज्म्स हैं जो हमें नई टेक्नोलॉजी की वजह से पता चले हैं। सो बैक टू द टॉपिक, हम अपने सॉइल के टॉपिक पे आ गए हैं और इसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ देखेंगे कि देखो सॉइल की जो ये लेयर्स हैं ये दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर सबसे नीचे में होता है पेरेंट रॉक, क्योंकि एक रॉक से ही वेदरिंग की प्रोसेस से और देन फर्दर प्रोसेस से एक सॉइल बनती है। उसके ऊपर एक रॉक जो लेयर होती है वो वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है। ठीक है, फिर सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एंड देन उसके ऊपर होती है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। इस टॉप सॉइल के ऊपर ही ये ह्यूमस होता है जिससे हमारी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। ये थी हमारी सॉइल की प्रोफाइल जो आप याद कर सकते हो और इस प्रकार से बना सकते हो। एग्जाम में अगर सॉइल के बारे में पूछे तो आप इसे भी बना सकते हो। सबसे ऊपर क्या होगा, टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस होता है, वेजिटेशन किया जाता है। देन क्या होता है, सब सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। फिर होता है वेदर्ड रॉक एंड इन द लास्ट पेरेंट रॉक। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहते हैं। The major factors of soil formation are the nature of parent rock and climatic factors.
तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं, एक कि कैसा पेरेंट रॉक होगा, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था कि पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है, और दूसरा कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहते हैं कैसे हैं, और अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, और ये हर प्लेस पे अलग है। नॉर्थ इंडिया में अलग होंगे, साउथ इंडिया में अलग होंगे, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में अलग होंगे, ईस्ट में अलग होंगे और वेस्ट में अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इन चारों जगह का क्लाइमेट भी अलग है। अब ये देखो जरा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो है पेरेंट रॉक और क्लाइमेट। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेजर हैं। जहाँ भी फैक्टर्स की बात आएगी तो ये तो आएंगे ही आएंगे। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो फैक्टर हो गया पेरेंट रॉक, देन क्लाइमेट, वहाँ का रिलीफ कैसा है उस एरिया का, फ्लोरा फोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, एंड टाइम। तो इन सब फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। अब देखो पेरेंट रॉक क्या करता है, सॉइल का कलर कैसा होगा, ठीक है, रंग कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा। टेक्सचर समझते हो, कोई कोई मिट्टी छुओगे ना चिकनी लगेगी, अगर बारिश हो गई फिसल जाओगे उसके ऊपर। लेकिन एक रेत टाइप की मिट्टी भी तो होती है, वो तो कुछ दरदरी सी होती है, ग्रेनी ग्रेनी सी होती है। तो मिट्टी के टेक्सचर अलग अलग होता है। आप जब उसको हाथ में उठा के छुओगे ना, अपने हाथों से महसूस करोगे तो आपको अंतर पता पड़ेगा। कुछ तो बहुत सॉफ्ट होती है, कुछ थोड़ी सी खुरदुरी होती है, कुछ बीच की सी होती है। प्रॉपर्टीज आप समझ गए, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, कोई कैसी होती है, कोई कैसी होती है, कोई थोड़ी सलाइन टाइप रहती है ना। अब मेन क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कर समझते हो आप, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि अपने आर पार कितना जाने दे रही है, अब पानी को अपने आर पार कितना जाने दे रही, कितनी ज्यादा परमिएबिलिटी है, ठीक है। रिलीफ, रिलीफ मतलब वहाँ किस प्रकार के वहाँ पर कैसे लैंडफॉर्म है, ठीक है, ये हो गया रिलीफ। तो आपको पता पड़ जाएगा। अब रिलीफ से एल्टीट्यूड पता पड़ेगा, स्लोप कितना रहेगा उसमें मिट्टी में ये पता पड़ेगा। एंड डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, एक्यूमुलेशन भी रिलीफ से ही पता पड़ेगा कि एक सॉइल के अंदर क्या एक्यूमुलेशन होगा। देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मतलब कि रिलीफ फीचर से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितनी सॉइल हमें देखने को मिलेगी। देन फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के फूल पत्तियाँ, एंड फोना होता है उसी लोकल एरिया के एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। तो इन सब ये सारे भी अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, और ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा मिट्टी उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब से भी इन्फ्लुएंस होता है क्या, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन की प्रोसेस जो कि सॉइल के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, वो रेनफॉल और टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। दूसरा है टाइम, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस हिसाब से जो सॉइल की प्रोफाइल अभी हमने देखी थी, इस तरह से बना था, नीचे बेड रॉक था, देन सब सॉइल, फिर हमने लेयर्स वगैरह जो देखी, उसकी कितनी चौड़ाई होगी सॉइल की प्रोफाइल की, वो टाइम के हिसाब से डिपेंड करेगा। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड्स या फिर मेजर्स। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब हम डिग्रेड कर रहे हैं। बचपन में हमें भी ग्रेड मिला करता था, आपको तो अभी भी मिल रहा होगा ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब ABCD मिलता है ना ग्रेड। तो जब आपको डी ग्रेड मिलता है यानी वो गंदा ग्रेड है, उसी से याद रखना डिग्रेडेशन मतलब खराब हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रही है यानी खराब हो रही है। अब सॉइल खराब हो रही है और तो हमें क्या करना है, कुछ कंजर्वेशन मेजर्स अपनाने होंगे जिससे हम सॉइल को बचा पाएं। तो वही हम देखने वाले हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है और इसके लिए क्या खतरा है, सॉइल इरोजन होना और डिप्लीशन होना।
Both human and natural factors can lead to degradation of soils. अब सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है वो हर तरह से होता है, ह्यूमंस की वजह से भी होता है और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेड होती है, खराब होती है? वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटा जाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटना, उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब होती है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग क्या होता है? जो ये भेड़ बकरियां होती हैं जो चारा चरती हैं, उन्हें जब खुला छोड़ दिया जाए तो वो ज़रूरत से ज़्यादा चर लेती हैं, ग्रेज कर लेती हैं, ओवर कर लेती हैं, इसको बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। ये भी सॉइल के लिए नुकसान करती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, आजकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ता है लेकिन सॉइल को नुकसान भी होता है, क्योंकि केमिकल्स तो केमिकल्स ही होते हैं, नुकसान तो करेंगे ही। रेन वॉश, कई बार क्या होता है बहुत तेज बारिश आती है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन या फिर डिग्रेडेशन होता है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, तो कुछ हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो ह्यूमंस करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, ओवरग्रेजिंग हम करवा देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम करते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी थे जिनकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे कि रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड्स। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, तो कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और वो क्या है? फर्स्ट है मल्चिंग। The bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. देखो जैसे कि क्या होता है, यहाँ एक लाइन है जहाँ पर फूल लगे हुए हैं, मतलब पौधे लगे हैं या जो भी लगा है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है? इस तरीके से खेत में पौधे लगे होते हैं। अब इनके जो बीच का एरिया है, ये एरिया, इस पे क्या करा जाता है? स्ट्रॉ डाल दिया जाता है, भूसा डाल दिया जाता है, जिससे इनकी जो यहाँ पर जो मिट्टी है ना, उसमें मॉइस्चर रहे, पानी बचा रहे, वो सूखे नहीं, तो इस प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं। दूसरी प्रोसेस है कॉन्टोर बैरियर, ठीक है? बैरियर मतलब कोई भी रुकावट। कॉन्टोर बैरियर क्या होता है? स्टोन्स, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of barriers to collect water. अब ये देखिए किस प्रकार से बैरियर्स बनाए जाते हैं। तो पहले देख लो ये मल्चिंग की फोटो, यहाँ आपको दिख रही हैं लेयर्स ऑफ प्लांट्स, ये एक लेयर दिख रही है आपको और एक ये लेयर दिख रही है, और इसके बीच में सूखे पत्ते या स्ट्रॉज जो भी है वो डाल दिया जाता है ताकि इनका मॉइस्चर ना उड़े। ये है कॉन्टोर बैरियर। इसमें क्या होता है, देखो ये फार्मर है, आपको जैसा दिख रहा है, यहाँ पर तो वो कुछ अपनी फसल उगा रहा है और एक टेरेस बना दिया उसने, एक ट्रेंच बना दी है गड्ढा करके, इसमें पानी भर दिया जाता है और बाकी साइड से उठा दिया जाता है ज़मीन को, ताकि ये पानी इधर ना चला जाए और धीरे धीरे ये जो पानी है पौधों में भी चला जाता है। इस प्रकार से होता है कॉन्टोर बैरियर। तो ये जो कॉन्टोर बैरियर होता है, एक रुकावट ये ऊंची करके इस जगह पे बना दी गई है, ठीक है? और यहाँ ट्रेंच में पानी भर दिया जाता है और यहाँ देखिए साइड में पौधे लगे हैं। Now comes rock dam. Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. रॉक क्या होता है? देखो रॉक डैम कैसे बनाया जाता है। डैम तो आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, पानी को बांध के रखते हैं, इसलिए डैम को हिंदी में बांध भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब रॉक से कैसे डैम बनाया जाता है? जैसे ये नदी आपको देखने को मिल रही है, इसके बीच में ये कुछ रॉक्स डाल दिए हैं, जिससे जब भी ये नदी का बहाव तेज होगा, इस जगह पे आके
नदी का जो बहाव है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज रॉक्स, इसलिए इसे कहा गया है रॉक डैम। ये देखिए नाउ टेरेस फार्मिंग, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के ऊपर हमने पौधे लगा दिए हैं। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स, स्टेप सीढ़ियों को भी कह देते हैं हम, एक सीढ़ी को भी कह देते हैं। और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स, मतलब कि जो ढलान होती है, ढलान वाले हिली एरियाज होते हैं। देखो ये ढलान है, इस पे इन्होंने ये छोटे छोटे वो बना दिया। अभी जो प्लेन एरिया दिख रहा है यहाँ पौधे लगा दिए जाते हैं, फिर एक स्टेप नीचे उतरो सीढ़ी जैसे, यहाँ पौधे लगा दो, फिर नीचे उतरो, इस तरीके से इस करी जाती है फार्मिंग। इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि सरफेस रन ऑफ बच जाता है, मतलब जब पानी गिरेगा बारिश में तो वो सीधे डायरेक्ट बह के नहीं चला जाएगा, वो जैसे सीढ़ियों पे से उतरते हैं ना वैसे जाएगा, तो हर पौधे में पानी भी मिल जाएगा। और इस तरीके से हम चावल वगैरह की भी खेती कर सकते हैं और ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है। एक और तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, ये होता है इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना। अब देखो यहाँ कोई अलग क्रॉप उगा रहे हैं, फिर वो दूसरी लेयर में कोई और क्रॉप है, फिर यहाँ कोई और क्रॉप है। इससे क्या होता है, जब हम अल्टरनेट रोज में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं डिफरेंट टाइम्स में, तो इससे हमारी सॉइल बचती है रेन वॉश से, सॉइल इरोजन नहीं होता। अब देखो काउंटर प्लोइंग, इसमें क्या होता है कि हम जब अपने खेत को जोतते हैं तो उसे पैरेलल कॉन्टोर्स में करते हैं, और ये ज़्यादातर हिली स्लोप्स में किया जाता है। एक तरह से नेचुरल बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि हम पानी के बहाव को रोक सकें, क्योंकि देखो माउंटेन ऐसा होता है, हिली एरिया मतलब जो भी अगर ऊंचा भी रहेगा तो ऊंचाई की वजह से पानी तो एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ये जो आपको दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे से ये बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि जब पानी गिरे तो इजीली नहीं आर पार होके नीचे जा पाए। ये बैरियर बना दिए जाते हैं रुकावट की तरह, ताकि पानी बह के तुरंत नीचे ना चला जाए। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स को कोस्टल एरिया या फिर सूखे इलाकों में लगाया जाता है, डेजर्ट वाले इलाकों में लगाया जाता है ताकि वेजिटेशंस को हम बचा सकें। अब शेल्टर बेल्ट के अंदर क्या करते हैं, जहाँ पर भी आप कोई चीज़ को उगा रहे हो, जैसे यहाँ उगा रहे हो या यहाँ उगा रहे हो, तो उसके आसपास ट्रीज लगा दिए जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं पिक्चर में ट्रीज। तो इस ट्रीज को लगाने की वजह से क्या होता है कि विंड जो मूवमेंट करती है ना, बहुत तेज तेज हवा चलती है, उससे बचाते हैं ये ट्रीज, और सॉइल को खराब होने से, सॉइल इरोजन होने से भी बचाते हैं। मतलब सारी जो विंड मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर लेते हैं ये ट्रीज। जहां पर भी आप फार्मिंग कर रहे हो कोस्टल एरियाज में, ड्राई रीजन में, उनके इर्द गिर्द हम ये ट्रीज लगा लेते हैं ऊंचे ऊंचे, जिससे ये विंड मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि विंड मूवमेंट की वजह से सॉइल इरोजन होता है। इस सब के बाद एक एक्टिविटी दी गई है सॉइल इरोजन को समझाने के लिए कि पौधे कैसे सॉइल इरोजन को ना होने में हेल्प करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आती तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ही। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी's विद्या साधना।